नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैकर ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड के लिए दान में बिटकॉइन की मांग की है। हालांकि तुरंत इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर हैकर ने लिखा, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीफ फंड में दान करें। ट्विटर अकाउंट बुधवार देर रात को हैकर्स द्वारा हैक किया गया था, लेकिन कुछ ही देर में इसे सुधार भी दिया गया। अब इस पूरे मामले पर ट्विटर की ओर से बयान आया है, जिसमें उसने हैकिंग की बात को स्वीकार किया है। ये हैकिंग बिल्कुल वैसी थी जैसा कि कुछ दिन पहले बराक ओबामा, एलन मस्क जैसी हस्तियों के अकाउंट हैक कर बिटकॉइन की मांग की गई थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला करना जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला। आपका पैसा घरों से निकालकर उसका प्रयोग अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी गरीब मजदूर पर सबसे बड़ा हमला था। भारत में गुरुवार को जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,407 हो गई है, जिसमें से करीब 8,15,000 केस अब भी एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जेईई नीट की परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षाओं में प्रदेश के 75% अभ्यर्थी भाग नहीं ले पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया कि मंगलवार को ही जेईई की परीक्षा में पश्चिम बंगाल के मात्र 25% अभ्यर्थी भाग ले सके और इसके लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में करीब 43,000 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। वर्ष के दौरान देश भर में कुल 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की। आंकड़ों के अनुसार वर्ष के दौरान 32,563 दिहाड़ी मजदूरों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। कुछ मामलों में यह संख्या लगभग 23% रही। वहीं एक साल पहले 2018 में यह संख्या 30,132 थी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑनलाइन गेम पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। वहीं अब पबजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता ने प्रतिबंध के बाद भी इसकी लत बने रहने को लेकर आशंका जताई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बयान में कहा है कि मुझे लगता है कि सुशांत सिंह ने उदासी के चलते खुदकुशी की हो। के सिंह ने बयान में कहा है कि मैं 30 सालों से पटना में रह रहा हूं। मेरी पत्नी उषा का सन 2002 में देहांत हो गया। मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था। मेरा बेटा सुशांत मुंडन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। तब मैं उससे मिला था। वह उस समय किसी प्रकार के तनाव में नहीं था। सुशांत 16 मई को वापस मुंबई चला गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और चाल नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव पेश किया। इसे सिक्योरिटी काउंसिल ने खारिज कर दिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यह जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इस साल यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। दोनों बार 2 भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की कोशिश की और दोनों ही बार उसे नाकामी हाथ लगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच की दिशा बदलती नजर आ रही है। आत्महत्या से शुरू हुई जांच हत्या एंगल से हुई है, ड्रग्स तक पहुंच गई है। सीबीआई की जांच का आज 14वां दिन है। इतनी लंबी पड़ताल के बाद भी सीबीआई अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि यह आत्महत्या है या हत्या। उधर सीबीआई आज फिर एक बार रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। उनसे पिछले 2 दिनों में 18 घंटे सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब ड्रग्स को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। भारत ने चीन के साथ पश्चिमी सीमा पर हिमालय क्षेत्र में जारी तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क के साथ पूर्वी सेना पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने पूर्वी सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश में सैन्य टुकड़ियों की तैनाती बढ़ा दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने सतर्कता दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन भारत के इस हिस्से पर भी अपना झूठा दावा करता है। अरुणाचल सीमा पर
सेना की नई तैनाती और आवाजाही तेज होने से लोगों को इस मोर्चे पर भी आमना सामना होने की आशंका है। लेकिन सरकारी और सैन्य अधिकारियों ने इस सीमा पर किसी तरह की झड़प की संभावना से इनकार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।